अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स नीट के एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चंस। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप वीडियो देखने लगे उससे पहले जो भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ उसको एक दफ़ा गो थ्रू जरूर कर लिया करें, यानी कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट एक दफ़ा गो थ्रू यानी रिवाइज जरूर कर लिया करें ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। पहला क्वेश्चन हुआ था से if the temperature of hot body is twice the temperature of cold body, अगर मैं टेम्परेचर हॉट बॉडी का कहूँ T1 और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कहूँ T2, यानी एफिशिएंसी क्या होगी इंजन की। तो आइए देखते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मेरे पास है 1 माइनस T2 अपॉन T1। सवाल में कंडीशन क्या गिवन है कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर डबल है कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर की, तो मैं T1 की जगह ट्वाइस T2 डाल दूंगा सवाल में, और यहाँ मैंने ट्वाइस T2 डाल दी। T2 से T2 कैंसिल, 1 माइनस हाफ, और ऑप्शन मेरे पास होगा सी, दैट इज हाफ। तो टेम्परेचर हॉट बॉडी का डबल होगा टेम्परेचर कोल्ड बॉडी की, एफिशिएंसी क्या होगी उस वक्त हाफ इंजन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द वर्क ऑफ द done by a system when heat source is doubled the value of heat sink। हीट एडिशन डबल है हीट सिंक है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, आइए इसको भी देखते हैं। हीट एडिशन डबल है हीट लॉस के या हीट सिंक के, फॉर्मूला हमारे पास होता है हीट एडिशन बराबर है हीट लॉस प्लस वर्क डन। मुझे वर्क डन निकालना है, हीट एडिशन की जगह मैंने रख दिया ट्वाइस हीट लॉस या हीट सिंक। यहाँ से मैंने वर्क डन की वैल्यू निकाली जो कि बराबर आ रही है हीट सिंक के या हीट लॉस के, दैट इज ऑप्शन ए। कब होगी कि वर्क डन की वैल्यू, जब हीट सोर्स बराबर डबल हो जाए हीट सिंक के, ऑप्शन ए इक्वल टू सिंक। क्वेश्चन नंबर 3, the efficiency of engine will be if temperature of source is thrice the value of temperature of sink। इसका भी देखते हैं। देखिए पिछले सवाल में यानी पहले क्वेश्चन में टेम्परेचर डबल था सिंक टेम्परेचर के, यानी हॉट बॉडी का टेम्परेचर डबल था कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के। अब इस सवाल में हॉट बॉडी का टेम्परेचर 3 गुना ज़्यादा है कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के मुकाबले में। मुझे एफिशिएंसी निकालनी, एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1, फॉर्मूला लगा दिया, जहाँ T1 था वहाँ रख दिया 3 टाइम्स T2, जैसे ही रखा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3 बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे पास है एफिशिएंसी ऑफ इंजन जब टेम्परेचर सोर्स का 3 गुना हो जाएगा सिंक के मुकाबले में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे जाएंगे। 3 कन्वर्जन्स होती हैं, इस सवाल में हमें फ़ारेनहाइट से केल्विन की कन्वर्जन पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 373 केल्विन के। ये आया कहाँ से, केल्विन में जाने के लिए फॉर्मूला हमारे मौजूद, जो भी वैल्यू है जैसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको आप y की जगह रख दें, प्लस करवा दें 459.67, जब ये ऐड होकर आंसर आ जाएगा आखिर में मल्टीप्लाई करवा दें 5/9 से, तो आपके पास 373 केल्विन रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं, दैट इज 1.8 से प्लस 32, और सेल्सियस से केल्विन में 273 ऐड कर देते हैं हम टेम्परेचर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बी, दैट इज 373 केल्विन। यानी इफ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज्ड, यानी हीट लॉस हीट सिंक का टेम्परेचर हमने कम कर दिया, एफिशिएंसी क्या होगी। तो देखिए जितना हीट एडिशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी वर्क डन भी ज़्यादा होगा,
हीट लॉस कम से कम जितना रखेंगे तो एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी रहेगी, सिस्टम की एफिशिएंसी उतनी अच्छी रहेगी, बढ़ेगी। और जितना आप बढ़ाएंगे सोर्स का टेम्परेचर तो उतना एफिशिएंसी और बढ़ेगी। तो याद रखें कि इन्वर्सली लिंक है कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से एफिशिएंसी का। तो ऑप्शन बी मेरे पास है इंक्रीज। टू स्टीम इंजन A and B have their sources at 600 degrees Celsius and 400 degrees Celsius with respectively। मतलब A और B के सोर्स का टेम्परेचर पता है और उनके सिंक के टेम्परेचर पता है। हमें अगर हम कैलकुलेट करूँ उनकी एफिशिएंसी तो दोनों की एफिशिएंसी आएगी सेम 50% 50%, ए और बी दोनों इंजन। तो इस बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, इक्वली एफिशिएंट। एफिशिएंसी तो दोनों इंजन की सेम है, दैट इज 50%। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ए बी सी डी, या ए एफिशिएंट है या बी या सी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट की गई होगी तो 50% आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज इक्वली एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, द प्रोसेस इन विच नो वर्क इज डन इन द सिस्टम इज। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई वर्क ही नहीं होता। तो पहले चारों को देख लेते हैं। आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बैरिक का मतलब प्रेशर, आइसो का मतलब सेम। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के अंदर ना तो हीट आती और ना ही जाती। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आइसोकोरिक। कोरिक का मतलब वॉल्यूम। तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल क्यू बराबर है डेल यू प्लस पी डेल वी। तो जिस सिस्टम का वॉल्यूम सेम रहे तो वर्क डन उस सिस्टम का जीरो हो जाता है, यानी होता ही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारे पास है, दैट इज आइसोकोरिक। Which property of a system remain constant during an adiabatic change? अब एडियाबैटिक चेंज के अंदर ना तो हीट एंटर होती है ना हीट लीव करती है। तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा इनमें से, देखते हैं। इंटरनल एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के। तो जब वर्क डन बढ़ेगा तभी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट ही नहीं रह सकती, वो तो चेंज होगी। एंट्रोपी का डिसऑर्डरनेस से ताल्लुक है। टेम्परेचर से बात करें तो हीट है ही नहीं, जब हीट है ही नहीं तो टेम्परेचर किस बात का, टेम्परेचर आप बढ़ाएं कम करें कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ना सिस्टम के अंदर हीट आती है एडियाबैटिक में ना हीट जाती है। प्रेशर, प्रेशर एक चीज़ है जो आप कांस्टेंट रखेंगे एडियाबैटिक चेंज में। हमेशा कोशिश ये किया करें गलत ऑप्शंस को पहले पिक कर लिया करें, चांसेस ऑफ करेक्टनेस बढ़ जाते हैं, इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन मेरे पास आएगा प्रेशर, दैट इज ए। When the temperature of source and sink of a heat engine become equal, यानी T1 T2 अगर बराबर हो जाए तो एफिशिएंसी क्या होगी इंजन की। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, 1 माइनस T2 अपॉन T। तो T2 और T1 दोनों ही बराबर हो गए एक दूसरे के, तो फ्रैक्शन 1 बचेगा हमारे पास, और 1 माइनस 1 जीरो। तो ऑप्शन कौन सा आएगा एफिशिएंसी का, जीरो। अगर फॉर्मूला ना भी देखें तब भी ऐसे ही देख लें कि टेम्परेचर सोर्स का सिंक के बराबर हो गया तो एफिशिएंसी सिस्टम की जीरो ही हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर सोर्स का या तो ज़्यादा होगा सिंक के मुकाबले, कम नहीं होगा। तो कम होगा एफिशिएंसी नेगेटिव में कभी आ नहीं सकती। तो इसलिए हमेशा टेम्परेचर सोर्स का ज़्यादा होना चाहिए, तभी एफिशिएंसी बन के अंदर अंदर आएगी। अगर दोनों बराबर है सिंक के और सोर्स का टेम्परेचर तो एफिशिएंसी हमारे पास जीरो है। In isothermal process, the internal energy of the system, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, देखें उसके अंदर अगर हम गौर करें इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी होती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर को सेम रख रहे हैं। मतलब हीट एडिशन जितना भी होता है वो तमाम के तमाम बराबर होता है वर्क करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की जीरो होती है, दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि तमाम की तमाम हीट एडिशन बराबर हो जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम के। क्वेश्चन 11, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस अगर कह रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जीरो होगी, और इसका एक फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 3/2 RT। तो उस फॉर्मूले के अंदर जाके आप जब टेम्परेचर की वैल्यू पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपको जीरो मिलेगी, और वेलोसिटी का भी इसी तरह का एक फॉर्मूला था। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जीरो। बस ये चीज देख लीजिएगा, गैस कौन सी आइडियल गैस है, रियल गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 12, at constant temperature and for fixed number of molecule, volume is dash proportional to pressure। ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ का एक कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के आ जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो और फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बॉयल्स लॉ में ये कहता है कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ऐसा अगर मैं एक सिलेंडर लूँ और उसमें पिस्टन लगा दूँ, प्रेशर और उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स डाल दूँ, तो मैं जैसे जैसे प्रेशर कम करूँगा वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल इसी तरीके से प्रेशर बढ़ाता रहूँगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो ये मेरे पास ऑप्शन आएगा इनडायरेक्टली, वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर। और चार्ल्स लॉ में क्या कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 13, अ डोमेस्टिक प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन डी, प्रेशर चेंज होता है, आइसोबैरिक नहीं हो सकता, आइसोथर्मल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम हीट उसमें चेंज, हीट एडिशन हो रही होती है उसके अंदर, और हीट कांस्टेंट नहीं हो रही होती, बाकायदा टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होता है। ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, एडियाबैटिक, क्योंकि उसके अंदर ना तो हीट, दोनों चीज काम होते हैं उसके अंदर, हीट एडिशन भी होती है और हीट निकलती भी है, तो एडियाबैटिक तो हो नहीं सकता। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी जो भी प्रेशर कुकर के अंदर आप खाना डालोगे उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब भी अगर हम बात करें प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है बिकॉज ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14, इन दिस प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। तो अभी अभी हम देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ना तो हीट एंटर होती है सिस्टम में और ना ही हीट लीव करती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, एंड दैट इज एडियाबैटिक। Two objects are in thermal equilibrium when they have the same, थर्मल इक्विलिब्रियम से बता टेम्परेचर उनका सेम होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकती और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, थर्मल एनर्जी। थर्मल इक्विलिब्रियम उनका जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होगा वो लोग टेम्परेचर यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट टेम्परेचर। A device which maintains the temperature, question number 16, कैलोरीमीटर, कैलोरी नापते हैं इससे, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं बॉडी का कितना टेम्परेचर। थर्मोस्टेट, बिल्कुल सही बात है, थर्मोस्टेट हम चाय का जो बर्तन होता है जिसके अंदर चाय रखते हैं, एक थर्मोस होता है एक तरह से, और उससे चाय काफ़ी घंटों तक गर्म रहती है, हीट मतलब निकल नहीं पाती। थर्मोस्टेट ऐसी डिवाइस है जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। In a certain process, 400 joule of heat are supplied to a system, and at the same time, उसी लम्हे 150 joule of work done by the system। कह रहे इंक्रीज क्या होगी इंटरनल एनर्जी, तो आइए देखते हैं क्या होगी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। 400 जूल हीट एडिशन थी, वर्क डन मेरे पास था 150 जूल, हीट एडिशन बराबर किसके, डेल यू प्लस वर्क डन, ये हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ मैंने हीट एडिशन रख दिया 400, वर्क डन की वैल्यू रख दी 150, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा सी, दैट इज 250 जूल।
माइनस कर देंगे 400 में से 150 जूल। ऑप्शन है 250 जूल। मैक्सिमम वर्क डन कैन बी मेजर्ड इन दिस प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक के अंदर तो ना तो हीट आती है ना हीट जाती है, तो इसके अंदर जितना वर्क डन होगा वो तमाम के तमाम बराबर होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आइसोबैरिक में आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और आइसोफोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट रखते हैं तो वर्क डन तो होता ही नहीं सिस्टम में। बचा क्या आइसोथर्मल, ये वो वाहिद प्रोसेस है जिसके अंदर ना तो प्रेशर कांस्टेंट होता है ना वॉल्यूम कांस्टेंट, और सारी की सारी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वर्क डन भी बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज मैक्सिमम वर्क जिसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 19, a heat engine perform work 0.4166 watt in 1 hour। एक घंटे में इतना पावर कंज्यूम करता है, परफॉर्म करता है एक हीट इंजन, और लॉस कितनी करती है हीट 4500। निकालनी है हमें एफिशिएंसी, आइए निकालते हैं। पावर मुझे पता है 0.4166 वॉट, टाइम मुझे पता है 1 आवर, हीट लॉस मुझे पता है 4500 जूल। चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एनर्जी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। पावर बराबर होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ से मैंने वर्क डन को सेपरेट कर लिया, मुझे तो एफिशिएंसी निकालनी है। जब तक हीट एडिशन नहीं आएगी जब तक मैं एफिशिएंसी नहीं निकाल सकता, और जब तक वर्क डन नहीं आएगा मैं हीट एडिशन नहीं निकाल सकता। मैंने वर्क डन यहाँ से निकाल लिया 1500 जूल। फिर हीट एडिशन बराबर होता है वर्क डन प्लस हीट लॉस के, तो यहाँ से मेरे पास हीट एडिशन कितनी आ गई 6000 जूल। और अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा हीट एडिशन इन टर्म एफिशिएंसी का इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस Q2 अपॉन Q। Q2 मेरे पास है 4500 और Q1 है 6000, तो यहाँ से जो एफिशिएंसी मेरे पास आ रही है वो आ रही है 0.25, दैट इज ऑप्शन बी 25%। जब इतना पावर या इतना वर्क डन होगा इंजन के थ्रू तो एफिशिएंसी इंजन की क्या हो जाएगी 25%। तो ये हमने किए थे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और सेकेंड ईयर फिजिक्स हीट के, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी अगर मुश्किल हो किसी को या किसी को कोई क्वेश्चन शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, ताकि आपका भी फायदा हो और आपके दोस्तों का भी फायदा हो, क्योंकि इस बांटने से कम नहीं होता और ज़्यादा बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।